पैदाइश तो खैर मेरी 10 जनवरी 1933 को हुई थी। तकरीबन कोई 9-10 क्लास में आया हूँ तो मुझे पता लगा कि कोई एक तहरीक सी चल रही है। फिर मैंने कहा ये तहरीक है क्या। कुछ लोगों से मैंने पूछा, कुछ जो हमारे जो ग्रुप के लड़के थे उनसे, कि हमने कहा यार ये तहरीक वही क्या चीज़ है। तो वो कहने लगे कि यार असल में हिंदुओं में और मुसलमानों में कुछ गड़बड़ हो रही है और वो अब कह रहे हैं कि हम इकट्ठा नहीं रह सकते। नतीजा ये है कि ये इसके बंटवारे तक की नौबत आ गई और 14 अगस्त 1947 को मैं मैट्रिक पास कर चुका था। और फिर ये हुआ कि मैट्रिक पास करने के बाद दाखिला जो मेरा हुआ वो RSKD इंटर कॉलेज में हुआ, जो राष्ट्रीय सेवक संघ का कॉलेज था। कट्टर किस्म के सारे वहाँ पर हिंदू प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल भी RSKD का था। हमारा उर्दू का प्रोफेसर भी वो राष्ट्रीय सेवक संघ का था। तो हमने कहा यह तो बड़ा काम ख़राब हो गया यार, हम इस कॉलेज में दाखिल हो गए तो ये हमारे साथ ये हशर हमारा क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो इब्तिदा हुई है वो हुई है पंजाब में और बंगाल में, और बहुत आखिर में यूपी में शुरू हुए हैं। इसीलिए यूपी के लोग बहुत देर में मुहाजिर होके आए हैं यहाँ। अभी तक जौनपुर में बिल्कुल सुकून था, बहुत छोटा सा शहर था, वहाँ बड़े पुरसुकून लोग रहते थे। अलबत्ता एक दिन ऐसा हुआ कि करीब ही मस्जिद थी जिसे कहते हैं अटाला मस्जिद, बहुत बड़ी वो मस्जिद थी। उसकी एक ख़ास खुसूसियत ये थी कि उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे, इसलिए ताकि वो फ़कीर गरीब जिनका कोई मकान नहीं है, जिसकी मर्ज़ी है वो आकर रहे, ना कोई उसका कहना चाहिए कि अलाटमेंट करने वाला था, ना कोई कब्ज़ा देने वाला था, जो जिसकी मर्ज़ी है चला जाए। वहाँ से पहली बार झगड़ा हो गया मुसलमानों और हिंदुओं का, क्योंकि वो हिंदू भी वहाँ आए फ़कीर रहने के लिए, मुसलमान भी आए। अब वो जिसमें रहता था मुसलमान हो गया था कहीं भीख मांगने, वो हिंदू वहाँ घुस गया था और निकल नहीं। नतीजा कि वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है। जब झगड़ा शुरू हुआ तो सबसे पहले तो हमारा कॉलेज बंद हो गया कि कहीं यहाँ भी वही फसाद ना हो जाए, यहाँ तो लड़के हिंदू मुसलमान सभी आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक तरकीब ये किया कि बाल्टी में पानी डाल के और पानी में मिर्चें घोल के, और वो पिचकारी जो होली में ये खेलते थे सारे, वो पिचकारी लेके और घूमते रहते थे। जहाँ कहीं मुसलमानों का मकान नज़र आता, दरवाज़ा खिड़कियाँ खुली हुई, वहीं वो फायरिंग उसकी करना शुरू कर देते। और वो पानी अंदर जब जाता, मिर्चों का अगर कोई भी सामने हो, आंखों में पड़ता तो अंधा हो जाता था। इसलिए मुसलमानों ने घर का दरवाज़ा ही बंद कर दिया, खोलने ही बंद। अब लड़के बच्चे कैसे निकले, मर्द कैसे निकले और सौदा सलफ किस तरीके से लाए, ये मसला। इसमें फिर मारपीट जो शुरू हुई है दुकानों पर, बाज़ारों में, इधर उधर दुकानों का लूटना, बाज़ारों का बर्बाद करना। नतीजा ये हुआ कि वो कत्ल गारत भी उसी में शुरू हो गया। उसके बाद फिर बच्चों का स्कूल से अगवा होना और गायब हो जाना। तो ये नतीजा ये हो कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया और बड़ा कहने से बड़े कत्ल हुए हैं वहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता। अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मुसलमानों के घर में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों के घरों में आग लगाई जा रही है। मुसलमानों की औरतें महफूज नहीं हैं, उनकी साड़ियों को जलाया जा रहा है। पीछे उस मुसलमान भी औरतें साड़ियाँ बांधा करती थी, उनकी साड़ियों में, लड़कियों की साड़ियों, लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, उनकी साड़ियों में आग लगाई जा रही है। इस चीज़ ने बहुत जन्म दिया इस चीज़ को कि अब हमारा गुजारा यहाँ नहीं हो सकता। और जितने भी जलसे जुलूस हो रहे थे उन सब को नाकाम बनाने में हिंदू बड़ी कामयाबी से काम कर रहे थे। अच्छा, अब एक ऐसा वक्त आया कि मेरे वालिद साहब की दुकान में खुफिया कमरा था, जहाँ पर हमारे इल्म में नहीं था। हमारे यही पता था कि यहाँ पर आते हैं लोग, पता नहीं क्या करते होंगे, और दिन भर का अखबार इकट्ठा करके वहाँ इकट्ठा होते थे और तबसरा होता था, उस पर बयानात लिखे जाते। तो हिंदुओं में बड़ा कहना चाहिए कि खलफशार पैदा हो जाता था। करते करते आखिरकार ये इत्तला
मिल गई कि भाई यहाँ पर ये कार्रवाई कोई ना कोई हो रही है। इसलिए कि मेरे वालिद साहब की दुकान बिल्कुल कहना चाहिए कि थाने के सामने थी, सामने थाना था। वालिद साहब दिन भर देखते थे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है। वहाँ से एक हिंदू सिपाही आया है। अब्बा परेशान हो गए कि ये मसला क्या बना है। उन्होंने कहा ये बात यही है। चुनांचे अब्बा ने तो उसी वक्त फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने कहा अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जो कुछ भी होगा देखें, अब चलें अपने मुल्क में। नतीजा ये हुआ काफ़िले तैयार हुए। तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि इस तरीके से ये हुआ है, तो अब्बा तो तुम्हारे गए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, तीसरे दिन तुम लोग पाकिस्तान आ जाना। मैं तुम्हारे फूफा को कह के जा रहा हूँ, वो तुम लोगों को बॉर्डर तक पहुँचा देंगे, मोनाबाव तक। अब चूँकि सारे बॉर्डर बंद हो चुके थे, सिर्फ बंगाल खुला हुआ था, इसलिए बंगाल के अलावा हमारे रास्ता ही कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हम फिर अपने शहर से सब कुछ छोड़ के, घर वालों को छोड़ के आखिरकार चले। वो मेरी अम्मा को कह गए थे देखो, एक गिलास, 1 या 2 गैलन पानी का, एक जोड़ा कपड़ा अपना और बच्चों का सबका, और इसके अलावा 1-2 प्लेट और चमचा बस। और रोटी वोटी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, शीरमाल बनवा लेना, कनस्टर बड़ा होता है उसके अंदर भर के वो रख लेना अपने पास। अब बस वही खा के, क्योंकि कोई तकरीबन 2 दिन लगे थे चिटागांग पहुंचते हुए। तो उस दौरान खाने पीने का बस ही रास्ते से कुछ लेके ना खाना, क्योंकि हिंदुओं का स्टेशन सर आएगा बीच में। चले गए अल्लाह का नाम लेके, पहुँचे। खैर वहाँ अब्बा मिल गए। हमारे अब्बा ने फिर हमें चिटागांग, वो है गंगाबाड़ी वो कहलाती थी, पथरघट्टा इलाका था उसका, दरियाए कर्नाफुली के किनारे वो आबादी थी। तो उस आबादी में बहुत से लोग रहते थे, बंगाली भी, बिहारी भी, हिंदुस्तानी भी। जो मुहाजिर थे उधर वो किराए पर उन्होंने दिया हुआ था उनको। उस बाड़ी में रहे हम, और बाड़ी में रहने के बाद फिर हमें वहाँ सुकून न मिला। तो अचानक मुझे वहाँ पर एक बीमारी हो गई, कालाजार बीमारी थी। वो ऐसी थी कि मुझे 1 महीना सवेरे शाम इंजेक्शन लगता रहा है। शुक्र है कि ठीक हो गया। तो फिर उस वैद्य ने, ये वैद्य इलाज कर रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वैद्य ने कहा कि देखें आप ये अब बंगाल छोड़ दें, क्योंकि आपको यहाँ की आबहवा सूट नहीं कर रही है। अगर अब आपको अटैक हुआ ना तो आप बचेंगे नहीं। अब्बा को बताया भी, अब्बा ने सुन के घर आया। अब घर आके एक और परेशानी शुरू हो गई कि अब क्या करें, यहाँ से क्या ले जाएं और क्या रखें और कैसे जाएं। बहरहाल कराची पहुँचे, कराची आके वहाँ रह गए। अब कराची रहने के नतीजे में ये है कि वहाँ पर ये मसला हमारे लिए बहुत बड़ा बन गया था कि किस इलाके में रहें, कहाँ रहें, है हमारे पास क्या, हम ले के क्या आए हैं। न सर्दी के कपड़े न गर्मी के कपड़े, वही कपड़े हैं जो हम धो के पहनते हैं। औरतों के न नहाने का बंदोबस्त तक, न रहने का बंदोबस्त करें तो क्या करें। खैर वहाँ जिस तरह से वक्त गुजरा, इत्तेफाक से 1-2 फिर मेरे साथी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मिल गए, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो नतीजा ये हुआ कि फिर वहाँ से नौकरी मिली। नौकरी फिर मिल गई मुझे रियासत भावलपुर में। उस वक्त रियासत भावलपुर थी। खानपुर एक छोटा सा शहर था, वहाँ खानपुर में मुझे एज टीचर मुलाजमत मिली। बस अब वो खानपुर को ही मैं अपना वतन समझता हूँ। नौजवान नस्ल के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि उनकी तारीख़ की किताबें जितनी हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के असल मकसद से आगाह करें कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था। जो कुछ इस मुल्क में हमारा है वो हमारी मिल्कियत है और हमने इसको बचाना है, हमने इसको गंवाना नहीं है। अगर गंवा दिया तो अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है कहीं भी आने जाने की, कहीं रहने की। इस मुल्क को अपना मुल्क समझकर यहाँ की हर चीज़ की हिफाजत करें, हर एक का ख्याल करें, किसी मज़हब और मिल्लत और फ़िरके के दबाव में कभी ना आए। ये सोचें कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होना एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। मेरा नाम मोहम्मद शफीक जंजुआ है जी।
और पैदाइश मेरी जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। पट्टी में, पट्टी को यूँ समझ लीजिए कि लाहौर से 52 किलोमीटर अमृतसर, तकरीबन 52 किलोमीटर पट्टी, ये हरीके रोड वहीं जाती है, और तकरीबन 52 किलोमीटर कसूर और अमृतसर के बिल्कुल दरमियान में थी पट्टी। अक्सरियत मुसलमानों की थी वहाँ। हिंदुओं का था एक वो बाज़ार, हम नया बाज़ार कहते थे उसको, उसके अंदर था वो बड़ी बिल्डिंगें, 2 मंजिला उनकी। चूँकि वालिद साहब टीबी के मरीज़ थे तो वहाँ एक पूज था हिंदू, उससे दवाई लेने जाता था, इसलिए वो उन्होंने जंगला दरवाज़ा गेट जो था ना, वो सरिये के बनाया हुआ था गेट, तो उस वहाँ वो अंदर जाता था दवाई लेने। तो वहाँ वो बड़े आलीशान 2 मंजिला मकान थे जी उनके। हमारी एक तायादा मशीरा फौत हो गई वो मगरिब के वक्त, तो मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था मस्जिद में, तो इतनी काली आंधी आई कि यानी हाथ सुझाई नहीं देता था। फिर बैठ के घर पहुँचे, और फिर जब पाकिस्तान बनना था उस वक्त सुर्ख आंधी आई, जैसे आग लगी हुई है। तो उस ज़माने में सुर्ख आंधी को कहते थे जी को कत्ल हो गया। कत्ल यही था कि पाकिस्तान बनना था। जब पाकिस्तान बना जी तो मेरी उम्र 10 साल थी, तो जुलूस निकलते थे, तो हम चूँकि बच्चे थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब क्या ला इलाहा, हम भी वो जुलूस में शामिल हो जाते। लेकिन 14 अगस्त तक तो वो इलाका पाकिस्तान में था। पट्टी, ज़िला गुरदासपुर, पठानकोट, फ़िरोज़पुर, ये सारा पाकिस्तान था। 17 को इंडिया में चला गया। फिर वहाँ से हमें हिजरत करनी पड़ी। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम जाएंगे, फिर ये था कि चंद दिनों बाद वापस आ जाना है। हमने बेसमेंट, पहले भोरा कहते थे, फिर तय खाना, फिर वो उसको बेसमेंट, उसमें सारा सामान रखा, तो छत डाल दी सीढ़ियों पे। तो स्टेशन पे हमें भी चल गया कि भाई वो तो जबरदार नहीं थी ना, वो निकाल के ले गए। उसे पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। पंजाब में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुसलमान उधर रह जाता। और कसूर से एक ट्रेन हमें लेने के लिए आई। कुछ तो हमारे अजीज़ चले गए ना, वो हमारे अजीज़ थे, सब्ज़ी सप्लाई करते थे, आशिक उनका नाम था। तो वो मिलिट्री का ट्रक ले आए, तो लेडीज़ ज़्यादा उसी में बैठ गई। वालदा ने गई, हम बच्चों को छोड़ कर नहीं जाएंगे। रेलवे स्टेशन और रास्ते के दरमियान में थाना था, वो टीला था एक, उसके ऊपर थाना था। तो वो रास्ते जाने नहीं देते थे कुछ, वो जो कुछ भी था वही रखा लेते थे। ज़ाहिर है वो गिलास या जग पानी का, बस और तो कुछ नहीं था। तो फिर वो कसूर से एक ट्रेन लेने आई हमें। वहाँ से पट्टी से 10 किलोमीटर बुलटोहा एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ सिखों ने रेलवे लाइन तोड़ दी। वो छका आया, ज़मीन में धंस गया। फिर वो उन्होंने कहा भाई अब वो तो निकलने से रहा, अब 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो इस तरह हम कसूर पहुँचे। फिर वो आ गया, वक्त आ गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन हम चूँकि 14 अगस्त को हमारा पट्टी, पठानकोट, फ़िरोज़पुर, गुरदासपुर ज़िला, ये सारा पाकिस्तान था। 17 को इंडियन चला गया, इसलिए हमने ईद की नमाज़ वही पढ़ी थी। फिर उसके बाद लाहौर आ गए। लाहौर भी हमने ये जो ज़िम्मेदार अखबार था, अब वो होटल हो गया, उसके सामने पीली बिल्डिंग मेरा ख्याल आज भी है, वहाँ शायद 1 के 2 दिन हम रहे। वो हमारे वहाँ दाना आदमी थे, छोटे से कद के, अब्दुल मजीद करशी, उनको अलाट हुई थी। उसके बाद गुजराले चले गए, तो मकान अलाट हो गया हमें। वो मकान कार्नर में था। ये जो गुजराले मकान था ना हमारा, कार्नर में था, गली थी और बाज़ार था मेन। हमारे मकान से गुलाम दस्तगीर, इनके वालिद का नाम था गुलाम हुसैन पहलवान, इनका घर था। और इनके घर में कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी। उस ज़माने में इन्होंने करोला नहीं थी, कोरोना ही थी उस वक्त, 15,500 में की नई निकाली थी। उधर ना एक थे
मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, उनके बड़े भाई थे अमानुल्लाह बेग, वहाँ गुजरान में उनको बाग भी अलाट हुआ था। वो लैंड लॉर्ड थे उस ज़माने में। उनके कोठी में जो पैसेज था ना, 2-2.5 फुट 2 फुट ही ऊंचा होगा, तो ग्रासी प्लाट था। उस ज़माने में मैंने देखा कि सुर्ख रंग का एक जनरेटर पड़ा हुआ था, और फिर उन्होंने अंदर वो हर रंग की हनूत की हुई और गर्दन भी लगाई। वो चूँकि हमारे जो ताया जान थे ना, उन्होंने मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग हमारे घर आए, सारी थाना जो था ना, वो सारी पुलिस भी साथ उसके, तो कोठा पड़ गया। वो उन्हें पता चला कि ये हाजी सराजुद्दीन साहब ताया जी ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा इनकी तो बरादरी बहुत है, तो मैं तो रह जाऊँगा। फिर उन्होंने ताया जी ने कहा भाई हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हमने क्या इलेक्शन लड़ना है। फिर वो ज़माने में उसकी हिमायत की, फिर उसने बहुत इज़्ज़त की मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग ने। यहाँ भी एबट रोड पे उन्हें कोठी अलाट हुई थी मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। बल्कि जब वो हिजरत करके आया ना कसूर, तो वहाँ वो MLA, वो जिसे हम PA कहते हैं ना, उस ज़माने MLA थे होते थे, वो इलेक्शन जीते थे। हमारे तायादाद भाई थे, वो अक्सर ना चले जाना कई दिन, तो जब वापस आना तो सब बैठ जाना कुनबे ने। उसे पूछे कहाँ गए थे, कहाँ रहे हो, बस कोई जवाब नहीं, पर आखिर सारे उठ के चले जाते थे। वो उस वक्त बम्बे में थे जब पाकिस्तान बना, तो फिर उन्होंने कराची में चले गए। वहाँ उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा कारोबार था। सब बहुत हो गए जी, चले गए। हमारे जो बड़े ताया जान थे चिरागुद्दीन, वो असल में थे क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट या कुछ नक्शा नवीस कहते थे उनको। तो वो नक्शे आज भी वही कागज़ नक्शे पे आते हैं, हल्का सा सब्ज़ रंग का, नीले रंग का मोमी कागज़ नहीं होता, आज भी वही है, उस ज़माने में वही थे। तो नक्शा नवीस थे वो। तो शादी तो उन्होंने नहीं की, बल्कि 2-2 दर्जन अंडे खा जाते थे। तो जब छिलके उनके बाहर गली में फेंकने, तो जिस दिन ना होना था, उन्होंने कहा जी हाँ सब बीमार है लगता है। इनके एक बड़े भाई थे मोहम्मद शफ़ी, वो बड़े भाई शफ़ी थे, सादिक साहब थे, फाजिल थे, यूसुफ थे। वो मुझे कराची ले गए। उन्होंने कहा ये ईमानदार लड़का है, तो वहाँ कराची चुका उनका कारोबार। तो कारोबार क्या था, सीढ़ियों में किराए पे ली हुई थी जगह, वहाँ ये धोतियाँ वगैरह चारखाना वो बेचते थे। तो कुछ देर रहा मैं वहाँ कराची में। तो उस ज़माने में ना फारग टाइम पे हम थिएटर वहाँ चले जाते थे इतवार के दिन। तो एक दिन वालदा ने कहा कि मुझे पता है तुम कहाँ जाते हो, अब जाके देखना। वो दिन आज का दिन फिर उसका रुख ही नहीं किया। हालांकि मैं चला भी जाता तो क्या पता चलना था, नहीं गया। ये बात ध्यान में रखें कि आपने किताबों में पढ़ा है या सुना है, प्रोग्राम में सुना है, मैंने पाकिस्तान बनते देखा है अपनी आंखों से। पैगाम नौजवानों को ये है कि यार ये बड़ी मुश्किल से बना पाकिस्तान। बहुत कत्ल गारत हुई है बहुत इलाकों में, हमारे नहीं हुई तो वो अलग बात है। बहुत कत्ल गारत हुई, ट्रेनें उन्होंने कत्ल करके भेज दी। इसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो, सही करो, इसी से कुछ हासिल होगा। खाली वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, बस कोशिश करो। डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के एक देहात हैं मलियां कलां, वैसे 7 मलियों के मलियां कलां 12 मलियां कलां के हिसाब से वो मशहूर हैं। तो मलियां कलां में मेरी 1942 में पैदाइश हुई है। उस वक़्त
एक अपनी लाइफ होती थी मगर लोग खुश होते थे। कोई मतलब ये है कि वहाँ हिंदुओं सिखों का इतना वो कोई ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता था उस ज़माने में, मगर ये ज़रूर था कि मुसलमान जो है ना वो दबे हुए थे। समझने के सुपेरियरिटी जो थी ना वो हिंदुओं और सिखों की ही थी। और उस ज़माने में मैं तो कहूँगा कि खुशहाली ही थी, चूँकि बच्चों को तो पता नहीं ना चलता कि उनके वालिदैन को क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। तो वो एक सिस्टम था। मुसलमान मैंने नहीं देखा, ना मेरे वालिदैन ने बताया कि वो इतना इस तरीके से वो थे, चूँकि उनको तो अपने ये है लिविंग के लिए ही काम करना पड़ता था ज़्यादातर। वहाँ कभी कभी बात होती थी कि ये यहाँ से हिंदू और सिख चले जाएंगे और यहाँ एक नया मुल्क बनने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, मौलवी फजल हक ने वो पेश की थी, वो बड़ा एक इवेंट था, लाहौर में मंटो पार्क में हुई थी और उसकी खबरें पहुँच गई थी वहाँ देहातों में भी। कभी कभार वहाँ से देहात से कोई ना कोई लाहौर आता था मुख्तलिफ़ कामों के लिए या कोई चीज़ें बड़ी कोई ख़रीदनी है, तो वो वहाँ लोग आते थे यहाँ और वो कहते थे कि जी पाकिस्तान बनेगा। मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि पता नहीं क्या बनेगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से सिखों को तो खैर वो खाली करना था। ये था एक दिन आया कि पाकिस्तान अनाउंस हो गया और पता चला कि भागदौड़ मच गई वहाँ देहातों में भी कि भाई ये अब जाना है। तो इसी तरीके से एक मेरी वालदा की बहन बनी हुई थी, प्रीता नाम था, वो अपनी बेटी को लेकर और वो आ गई और वो कुछ सामान ले आई। उन्होंने कहा कि जी ये बेटी रख लें, ये सामान हमारा रख लें और अगर हम आ गए तो ले लेंगे, नहीं आए तो फिर आप जैसा मर्ज़ी करें। तो वो भी इनकार किया। और मैं समझता हूँ आप मुझे ये एहसास होता है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, चूँकि जैसे ही सिख गए तो कई ऐसे मुसलमान थे, चूँकि आपको पता है गुर्बत थी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, नौकरियों में भी ज़्यादातर हिंदू और सिख थे। और वो जैसे ही निकले तो वो लूट मार शुरू हो गई और मतलब है कि इस तरीके से जैसे जो किसी के हाथ आया। खैर वो पता ये चला कि जी ये गांव खाली हो गया हमारा। अब खाली हो गया तो लोग मतलब लूट मार जैसे मैंने बताया कि कुछ शुरू हो गई। एक दो दिन के बाद पता चला कि वो जो हिंदू और सिख हैं वो वापस आ रहे हैं अपने घरों में। यानी ये सूरत उस वक़्त आई, वो ये जब 2-3 दिन बाद वो जब गए तो फिर वो आए। हालांकि मुसलमानों ने कोई ऐसा रिजेंट नहीं किया या इन्होंने कोई उनको, बल्कि कई लोगों ने तो बाहर तक उनको छोड़ने भी गए कि भाई ठीक है। उन्हीं दिनों मेरे वाला साहब उनको लाहौर किसी बहुत ज़रूरी काम से आना पड़ा, तो वो पता ये चला कि वहाँ आप अनारकली से नहीं गुजर रहे, चूँकि कत्लो गारत हो रही है, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ज़्यादातर वो इलाका चूँकि उसमें बिज़नेस में हिंदुओं का था, तो वो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना हुलिया बदल लूँ और जैसे हिंदुओं का ड्रेस होता है वैसे कर लूँ तो शायद मैं बच जाऊँ। मगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, चूँकि सारे रास्ते तकरीबन इस ख्याल से बंद किए हुए थे कि वहाँ हमले हो रहे थे, मारधाड़ हो रही थी। तो मेन जगह पे फिर भी कुछ थोड़ी बहुत बचत थी, तो वो मेन बाज़ार से गुज़रने के लिए उन्होंने अपना हुलिया बदला और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गुज़र गए। और ये हफ़्ता जो एक है ना, ये 14 अगस्त के बाद एक हफ़्ता बहुत जो माइग्रेशन हो रही थी वो बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ इतनी बड़ी मुश्किल थी। उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान को ये भी मुश्किल पेश आई कि इनके पास कोई पढ़े लिखे बंदे ही नहीं थे कि जो इनके दफातर चलाते। और इंडिया से माशाल्लाह कुछ लोग आए जो पढ़े लिखे थे, उनको पकड़ पकड़ के करते थे। मगर अब उस वक़्त ये कोई क्लियर बात नहीं थी जो मुझे बताया गया, जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं या
साथी कि उस वक़्त ऐसा कोई बंदा कोई अगर इंडिया से आ रहा है उसको ये नहीं पता था कि उसने कहाँ जाना है। वहाँ देहातों में हमारे एटलीस्ट गांव में जो बाहर से लोग आए थे, हमने देखा कि लोग जो वहाँ के जो भी चंद लोग थे मुसलमान, वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते रहे, और जो खाली घर हुए यानी जो छोड़ के चले गए उसमें कई लोगों को, वहाँ के जो लोगों को वो अपनी मर्ज़ी से ही देखा जहाँ वो अंदर चले गए, और कोई अलाटमेंट या इसकी कोई था ही नहीं वहाँ लीड करने वाला, तो जो जिसको समझ आती थी वही कर रहा था। ये मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानी, ये हम लोग बड़े नाशुक्र हैं जो हमने देखा। ये तो इसको तो हमें बहुत संभालना चाहिए। अभी ये इतना अच्छा मुल्क है, देखिए 70 साल हो गए हैं और हमें कोई देखा जाए तो तकलीफ़ खाने पीने की तो नहीं हुई, कोई कहत तो नहीं पड़ा यहाँ, मगर डेवलपमेंट यही जैसे भी हुई। मगर हम ये सोचते हैं, यहाँ कई आते हैं कि जी ये पाकिस्तान क्यों बना, और मैं जब हमने देखा मैं कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान ना होता मुसलमान का कोई बच्चा ना आगे स्कूल में जा सकता, चूँकि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे वालिदैन के साथ हुआ कि वो कहते थे भाई इसको काम पे लगा दो पैसे कमाएगा। तो ये सूरत थी यहाँ। कोई ये जो अब एजुकेशन आई हमारी 40-45% अब लिटरेसी रेट हो, मैं अपनी मिसाल दूँ, फिर मुझे मौके मिले, मैं बाहर अमेरिका में MIT पढ़ने गया, मुख्तलिफ मुल्कों में गया, पढ़ के आया, और इतना मकाम है अल्लाह ने दिया, इतना अपने आर्ट में इतना मकाम पैदा किया। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो रहता हिंदुस्तानी तो यहाँ, तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो मैट्रिक भी, वो प्राइमरी भी नहीं होना था। तो ये एहसास जो है ये हमारे लोगों को, जो हमारी कौम है, हमारे नए लोग भी हैं, मैं कहता हूँ कई और भी है, मतलब ये सेकंड जनरेशन है, उसके बाद उनको भी इतना मैंने महसूस करता हूँ कि इतना वैल्यू का पता नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये मैं ये कहूँगा कि हमने जो कुर्बानियाँ दी, यानी जो जिन्होंने भी दी, उसकी बदौलत, और ये मुसलमानों की जो आज़ादी है, जो हमें आज़ादी मिली, हर किस्म की आज़ादी है, और हमें इस मुल्क का दर्द होना चाहिए, और हमें जो है इसके लिए बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, और बग़ैर किसी लालच के काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारा ये मुल्क एक सोने का मुल्क बन जाएगा। हमारे पास इतना अच्छा एरिया है, पहाड़ यहाँ है, मैदान यहाँ है, फर्टाइल लैंड यहाँ है, दरिया यहाँ है, और हमारे पास सब कुछ है। हम बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हैं, और हम बल्कि अपनी चीज़ें बाहर बेच सकते हैं, उनको मुनासिब मुआवजा दें और वो काम करेंगे। आप ये देखिए कि ये मुल्क कैसा जाता है। कोई सही पॉलिसी तो बनाएं, अपना ख्याल ना करें, मुल्क का ख्याल करें।